नमस्कार दोस्तों, द स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिमालयी नदी तंत्र ट्रिक से याद करने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का ये सफर सच में बहुत ही रोमांचक होने वाला है। एकदम सही। और ये रोमांचक होने के साथ साथ हमारी भौगोलिक समझ को भी पूरी तरह से एकदम बदल कर रख देगा। जब हम मानचित्र पर नदियों का वो जाल देखते हैं ना, तो वो बहुत जटिल लगता है। हाँ, वो सैकड़ों नाम और उनकी सहायक नदियां। बिल्कुल, वो सब याद रखना किसी बुरे सपने जैसा लग सकता है। लेकिन देखो, प्रकृति कभी भी बिना किसी नियम के काम नहीं करती। तो इस पूरी कहानी को शुरू करने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले उस बुनियादी सवाल पर आना होगा जो अक्सर एग्जाम में उलझन पैदा करता है। कौन सा सवाल? वही नदियों के वर्गीकरण वाला। दो शब्द बार बार आते हैं, एक पूर्ववर्ती नदियां यानी एंटीसीडेंट और दूसरा अनुवर्ती नदियां यानी कॉन्सिक्वेंट। तो क्या हमें पहले ये तय करना होगा कि इस धरती पर हिमालय पहले आया या ये नदियां? यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पड़ाव है। देखो, पूर्ववर्ती नदियां वो हैं जो हिमालय पर्वत के वजूद में आने से भी बहुत पहले से तिब्बत के पठारों से बह रही थीं। अच्छा, पहाड़ बाद में बने। हाँ, लाखों साल पहले जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं और हिमालय ऊपर उठने लगा, तो इन प्राचीन नदियों ने हार नहीं मानी। जैसे जैसे पहाड़ ऊंचे उठते गए, इन नदियों ने अपनी तेज गति से उन पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। अरे वाह! तो अगर मैं इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा किसी तेजी से घूमती हुई आरी की तरफ धकेला जा रहा हो। क्या सटीक उपमा दी है! बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, है ना? लकड़ी यानी पहाड़ भले ही ऊपर उठ रहा हो, लेकिन आरी, मेरा मतलब है नदी, अपनी जगह पर कायम रहती है और उसे गहराई तक काटती चली जाती है। एकदम सही। और अपनी इसी जिद के कारण इन नदियों ने पहाड़ों के बीचों बीच बेहद गहरी खाइयां बना दी, जिन्हें हम भूगोल की भाषा में गॉर्ज कहते हैं। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र इसी पूर्ववर्ती नदी तंत्र के सबसे शानदार उदाहरण है। ये सच में हैरान करने वाला है। तो फिर ये अनुवर्ती नदियां क्या होती हैं? क्या ये वो हैं जो आसान रास्ता ढूंढ लेती हैं? हाँ, एक तरह से आप इन्हें अवसरवादी कह सकते हैं। अनुवर्ती नदियां पहाड़ों के पूरी तरह बन जाने के बाद अस्तित्व में आईं। इन्होंने चट्टानों को चीरने की जिद नहीं की। जहां भी ढलान मिली, बस उसी के सहारे अपना रास्ता बना लिया। समझ गया। पूर्ववर्ती नदियां रुकावट को चीर देती हैं और अनुवर्ती ढलान ढूंढ लेती हैं। लॉजिक एकदम क्लियर है। तो चलिए फिर पूर्ववर्ती नदियों के सबसे बड़े बॉस यानी सिंधु नदी तंत्र की तरफ मुड़ते हैं। इसका सफर शुरू कहां से होता है? सिंधु नदी की ये विशाल यात्रा तिब्बत के उच्च पठारों से शुरू होती है। वहां मानसरोवर झील के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिमनद है, बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर, हाँ, एग्जाम में ये उद्गम स्थल बहुत बार पूछा जाता है। यहीं से निकलकर यह उत्तर पश्चिम दिशा में भारत की तरफ बढ़ती है। और जहां तक मुझे याद है, ये नदी लद्दाख क्षेत्र में खास जगह से भारत में प्रवेश करती है। दमचौक है ना? बिल्कुल, दमचौक से एंट्री, और फिर ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के ठीक बीच से बहती है। और भारत में इसका ये सफर चिल्लास नामक स्थान पर जाकर खत्म होता है। चिल्लास? हाँ, चिल्लास के पास से ही यह एक तीखा मोड़ लेकर पाकिस्तान चली जाती है। तो दमचौक से एंट्री और चिल्लास से एग्जिट, ये तो मुख्य नदी हो गई। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा तो सहायक नदियां उलझाती हैं। वो दाहिनी ओर की नदियां और बाईं ओर की नदियां, इन्हें पहचानने का कोई तार्किक तरीका है क्या? बहुत ही सीधा लॉजिक है इसका। आपको बस दिमाग में खुद को उस नदी की सतह पर खड़ा महसूस करना है और आपका चेहरा उसी दिशा में होना चाहिए जिधर पानी बह रहा है। अच्छा, जिधर पानी जा रहा है उधर ही मुंह करके खड़े हो जाओ। एकदम सही। फिर जो आपका दाहिना हाथ होगा, उस तरफ से आने वाली नदियां दाहिनी सहायक नदियां बन जाएंगी। सिंधु के मामले में दाहिने तट पर मुख्य रूप से जो नदियां मिलती हैं वो हैं श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोमल। श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये तो दाहिनी ओर की बात हो गई। लेकिन असली खेल तो बाईं ओर की नदियों का है ना, जिन्हें हम पंचनद कहते हैं। बिल्कुल, पंचनद का भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। इनका उत्तर से दक्षिण नॉर्थ से साउथ का क्रम एग्जाम में बार बार आता है और बहुत कंफ्यूज करता है। इसे बिना भूले कैसे याद रखें? यहीं पर हमारी ट्रिक काम आती है। इसके लिए आपको बस अंग्रेजी के 5 अक्षरों का एक आसान सा कोड याद रखना है,
JCRVS। JCRVS, ये तो किसी मशीन के मॉडल नंबर जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये मैप पे एकदम सटीक बैठता है। ऊपर से नीचे की तरफ J से झेलम, ठीक है। C से चनाब, R से रावी, V से व्यास और S से सतलुज। अरे वाह, JCRVS, सबसे उत्तर में झेलम और सबसे दक्षिण में सतलुज। ये ट्रिक तो सच में सॉलिड है। चलिए अब इस कोड के एक एक अक्षर का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। शुरुआत J यानी झेलम से करते हैं। ठीक है। झेलम का जन्म जम्मू कश्मीर में वेरी नाग नामक झरने से होता है और इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है किशन गंगा। किशन गंगा। और मैंने सुना है इस पर कोई बहुत फेमस प्रोजेक्ट भी है। हाँ, तुलबुल परियोजना। ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेरीनाग से उद्गम, सहायक किशन गंगा और प्रोजेक्ट तुलबुल। चलिए अब J के बाद आता है C यानी चिनाब नदी। चिनाब कोई आम नदी नहीं है। ये जल की मात्रा के हिसाब से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, सबसे बड़ी। निकलती कहाँ से है ये? इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ये एक नदी नहीं है। दो अलग अलग जलधाराएं निकलती हैं, एक चंद्रा और दूसरी भागा। ओहो, इसीलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। बिल्कुल। और अपनी इसी अपार जल क्षमता के कारण इस पर 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती। सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती। ठीक है, J और C हो गए। अब R यानी रावी की बारी। रावी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश में ही होता है, रोहतांग दर्रे के पास बड़ा भंगाल क्षेत्र से। बड़ा भंगाल, ठीक है। और इस पर कौन सा डैम है? इस पर रंजीत सागर बांध बना है, जिसे स्थानीय लोग थीन बांध भी कहते हैं। थीन बांध, गॉट इट। अब आता है V यानी व्यास नदी। और यहाँ मैं एक फैक्ट जोड़ना चाहूंगा जो इसे सबसे अलग बनाता है। हाँ, बताइए। अगर हम पूरे सिंधु नदी तंत्र को देखें तो व्यास एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जन्म भी भारत में होता है और जो भारत की सीमाओं के अंदर ही किसी दूसरी नदी में मिल जाती है। मतलब ये पाकिस्तान जाती ही नहीं। बहुत ही शानदार पॉइंट। ये रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब के हरिके नामक जगह पर सतलुज में मिल जाती है। बिल्कुल। और अब हमारे शब्द का आखिरी अक्षर S यानी सतलुज। सतलुज फिर से उसी पूर्ववर्ती श्रेणी में आती है। इसका उद्गम भारत में नहीं, तिब्बत में राकसताल झील से होता है। राकसताल यानी ये भी हिमालय को चीरकर भारत में आती है। एकदम। ये हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और इसी नदी पर भारत का वो विशाल इंजीनियरिंग चमत्कार मौजूद है, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये हो गया हमारा पूरा JCRVS का सफर। लेकिन एक बात बताइए, इतने बड़े जल संसाधनों का बंटवारा 2 देशों के बीच होता कैसे? वो सिंधु जल समझौता है ना 1960 का, उसका क्या लॉजिक है? वो समझौता बहुत ही तार्किक है। अगर आप मैप देखें तो ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका 80% पानी पाकिस्तान के लिए है और भारत के लिए सिर्फ 20%। हाँ, उन 3 नदियों का। लेकिन इसके विपरीत जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलुज, उनका 80% पानी भारत के अधिकार में है। ऊपर की 3 पाकिस्तान को, नीचे की 3 भारत को। एकदम साफ बंटवारा है। अच्छा, आधुनिक नाम तो हो गए, लेकिन एग्जाम में इनके प्राचीन नाम भी बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, वैदिक काल के नाम। इनकी एक छोटी सी लिस्ट है। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था। झेलम हो गई वितस्ता। चिनाब को अस्किनी कहा जाता था। रावी का नाम परुष्णी है। परुष्णी, ठीक है। व्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता था और सतलुज का प्राचीन नाम शतुद्री है। वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा और शतुद्री। चलिए, ये भ्रम भी दूर हुआ। लेकिन एक और शब्द है जो बहुत परेशान करता है, दोआब। दोआब। हाँ, मतलब मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता था कि ये बेस्ट, बारी, रचना, ये कैसे नाम है? किसी पहेली की तरह लगते हैं। अरे ये कोई पहेली नहीं है। दोआब फारसी के 2 शब्दों से बना है, दो और आब यानी पानी। तो 2 नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन को दोआब कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इन नामों को रटने की जरूरत ही नहीं है। रटने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इन नामों को दोनों नदियों के अक्षरों को जोड़कर ही बनाया गया है। बस शब्दों को डिकोड करना है। डिकोड करना है? वो कैसे? कोई उदाहरण देकर समझाइए। चलिए, सबसे पहले बिष्ट दोआब को लेते हैं। इसमें बे अक्षर व्यास से लिया गया है और ष्ट अक्षर सतलुज से। तो व्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र बन गया बिष्ट दोआब। अरे वाह, बिष्ट मतलब व्यास और सतलुज।
तो इसका मतलब बारी द्वाब में बा हुआ व्यास से और री हुआ रावी से। बिल्कुल सही पकड़े, व्यास और रावी के बीच बारी द्वाब। इसी तरह रचना द्वाब देखिए, र से रावी और चना से चिनाब। रावी और चिनाब के बीच रचना। और आखिरी वाला है चाज द्वाब ना, तो चालिया चिनाब से और जलिया झेलम से, चिनाब और झेलम के बीच चाज द्वाब। एकदम सही है ना, आसान। ये तो कमाल की ट्रिक है, मतलब जवाब तो सवाल के अंदर ही छिपा हुआ था। चीजें कितनी आसान हो जाती हैं जब हम लॉजिक समझ लेते हैं। तो ये तो था हमारा पश्चिमी हिमालय का सिंधु नदी तंत्र। अब पूर्वी छोर की तरफ चलें। बिल्कुल, वहां एक और विशाल पूर्ववर्ती नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हाँ, जो अपने वेग और बदलते नामों के लिए जानी जाती है। सही कहा। ये नदी भी उसी मानसरोवर के इलाके से निकलती है, लेकिन इसका ग्लेशियर है चिमायुंगडुंग या आंगसी ग्लेशियर। चिमायुंगडुंग? हाँ, और ये सिंधु के विपरीत पूर्व की ओर तिब्बत में बहती है। वहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। सांगपो का मतलब होता है शोधक या पवित्र करने वाली। लेकिन ये नदी तो भारत में आती है ना, तो ये मुड़ती कैसे है? इसके मुड़ने का कारण है एक विशाल पर्वत नामचा बरवा। जब ये नदी इस कठोर पर्वत से टकराती है तो एक बहुत ही तीखा यू टर्न लेती है। यू टर्न? सीधे नामचा बरवा से? हाँ, और इसी यू टर्न के साथ ये गहरा गोर्ज बनाकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में आते ही इसका नाम हो जाता है दिहांग। तिब्बत पे सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, और फिर ये असम जाती है। बिल्कुल, जब दिहांग असम में साध्या के पास पहुंचती है तो इसमें दिबांग और लोहित जैसी नदियां मिलती हैं। यहीं पर ये बहुत चौड़ी हो जाती है और इसे इसका सबसे फेमस नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र। और फिर ये बांग्लादेश भी तो जाती है। हाँ, धुबरी से होते हुए जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो वहां इसका नाम जमुना हो जाता है। एक ही नदी और 4 अलग अलग नाम। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। सिंधु की तरह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी तो बहुत सारी हैं, उन्हें कैसे याद रखें? बाईं ओर की नदियों को याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। बस ये कल्पना कीजिए कि आप असम में खड़े हैं और ब्रह्मपुत्र पूरे उफान पर बह रही है। ठीक है, कल्पना कर ली। इसका आकार इतना विशाल होता है कि इसे देखकर किसी भी इंसान का दिल धक करने लगता है। दिल धक? ये कैसी ट्रिक हुई? अरे, इसी दिल धक के अंग्रेजी अक्षरों में नदियों के नाम छिपे हैं। DLDHK, डी से दिबांग। अच्छा, टी से दिबांग, L से लोहित, DH से धनसिरी और K से कपिली। बन गया ना दिल धक? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, ये तो शानदार है। लेकिन ये कैसे याद रहेगा कि ये बाईं ओर से मिलती हैं या दाहिनी ओर से? इसका जवाब हमारे शरीर में ही है। हमारा दिल किस तरफ धड़कता है? बाईं ओर, लेफ्ट में। बस, दिल बाईं ओर होता है तो दिल धक वाली नदियां भी ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से ही आकर मिलेंगी। क्या बात है! ये ट्रिक तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाली है। दिल लेफ्ट में है तो नदियां भी लेफ्ट बैंक की हैं। तो फिर दाहिनी ओर वाली नदियां कौन सी हैं? दाहिनी ओर से मुख्य रूप से हिमालय की चोटियों से उतरने वाली नदियां आती हैं, जैसे सुबनसिरी, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी? हाँ, और इसके अलावा मानस, संकोश और तीस्ता। तीस्ता पहले गंगा तंत्र का हिस्सा थी, लेकिन 1787 की बाढ़ के बाद इसने अपना रास्ता बदल लिया। नदियां भी अपना रास्ता बदल लेती हैं, ये सोचकर ही हैरानी होती है। अच्छा, एग्जाम में माजुली द्वीप के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल, माजुली द्वीप नदी के अवसादीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब नदी असम की घाटी में आती है तो उसकी गति कम हो जाती है और वो जो मिट्टी बहा कर लाती है वो बीच में ही जमा होने लगती है। और उसी जमाव से माजुली बना है। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इतना बड़ा कि असम सरकार ने इसे पूरा का पूरा एक जिला घोषित कर दिया है। एक नदी के बीच में पूरा जिला? और मैंने सुना इस नदी पे कुछ रिकॉर्ड तोड़ने वाले पुल भी हैं। बिल्कुल है। एक है बोगीबिल ब्रिज, जो मुख्य ब्रह्मपुत्र पर बना है। ये भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है, मतलब नीचे ट्रेन और ऊपर मोटर गाड़ियां। बोगीबिल ब्रिज, ठीक है। और एक वो पुल भी तो है जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल माना जाता है। हाँ, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया पुल भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये मुख्य ब्रह्मपुत्र पर नहीं, बल्कि उसकी सहायक नदी लोहित पर बना है।
लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा है ये। तो वही लोहित नदी जो हमारी दिल-धक ट्रिक के एल से आती है। एकदम सही। और पता है, लोहित नदी का पानी अक्सर लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि वहां की मिट्टी में लैटेराइट की मात्रा बहुत ज्यादा है। ओहो, लाल रंग का पानी। हाँ, और इसी वजह से स्थानीय लोग लोहित को खूनी नदी भी कहते हैं। खूनी नदी, लोहित, जिस पर भूपेन हजारे का सेतु है। क्या शानदार सफर रहा ये। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हिमालयी नदी तंत्र को विस्तार से समझा और ट्रिक से याद किया। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।